वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर की ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने बेसिक सारी चीजें पढ़ लिया है। उसमें हमने लास्ट में कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। हमने देखा था सिंगल टर्न कॉइल होती है, डुअल टर्न कॉइल होती है ना। फिर हमने देखा था फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, हाफ पिच वाइंडिंग या शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, कितने एंगल में वो बनती है, वो सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों आप लोग को लैप वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है, और जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण भी आज मैं पढ़ाने वाला हूं। और यदि अपना लेक्चर 1-1.5 घंटे का रहा तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल भी यहां पे लेकर के आऊंगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है डीसी जनरेटर के रिगार्डिंग। यदि आप लोग को डीसी जनरेटर में पढ़ना है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है डीसी जनरेटर में, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैप वाइंडिंग को। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जो है इस क्लास को वॉच करें, देखें और पढ़ें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन क्लास नंबर 6 डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर में जो लैप बाइंडिंग होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, वो कैसे काम करती है ना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि लैप बाइंडिंग जो होती है वो उपयोग कहां पे होती है। तो लैप बाइंडिंग का उपयोग यदि हम डीसी जनरेटर में करते हैं तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि लैप बाइंडिंग जहां पे लगे उसका उद्देश्य होता है बच्चों लो वोल्टेज हाई करंट के लिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि डीसी जनरेटर में जब भी हम लैप बाइंडिंग का उपयोग करेंगे तो वहां पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो लो वोल्टेज और हाई करंट मिलेगा। अर्थात लैप बाइंडिंग का हम ये कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग का उपयोग हम कहां पे करते हैं, यूज हम कहां पे करते हैं, जहां पे हमें लो वोल्टेज और हाई करंट की रिक्वायर्ड हो, है ना। हम कह सकते हैं कि उस जगह में हम लैप बाइंडिंग का उपयोग करते हैं जहां पे हमें ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट और कम वोल्टेज, अर्थात बोल सकते हैं लो वोल्टेज और हाई करंट हमें प्राप्त करनी हो। लैप बाइंडिंग जो होती है उसका डायग्राम कैसा होता है बच्चों, तो हम ये देखेंगे। डायग्राम जो है हम देख लेते हैं डायग्राम लैप बाइंडिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो लैप बाइंडिंग का डायग्राम जो है जनरल होता है। हम क्या करते हैं, इसको एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल को हम क्या करते हैं बच्चों टर्न बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सिरा उसका पॉजिटिव होता है और लास्ट का एक सिरा क्या होता है, निगेटिव होता है। अर्थात ये हमारी कुंडली होती है, जो हमारी कॉइल होती है वो कुछ कुंडलन के फॉर्म में क्या होती है, कुंडलित होती है। मैंने एक डायग्राम यहां पे भी बनाया हुआ है, इसको भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो एक सिरा जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव कहला जाता है और एक सिरा निगेटिव होता है। इस प्रकार से जो है हमारी लैप बाइंडिंग डिजाइन होती है। अब मैं इसमें बोलूं कि फेरों की संख्या कितनी है बच्चों, तो हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, अर्थात 5 कुंडलन वाली जो है तो मैंने लैप बाइंडिंग यहां पे बनाया है। और ये बड़ी हो सकती है, डिजाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जनरेटर के ऊपर। जनरेटर कितना कंस्ट्रक्शन बड़ा है, छोटा है, छोटी कैपेसिटी का है कि बड़ा कैपेसिटी का है, उसके हिसाब से हम लोग जो है तो लैप बाइंडिंग को डिजाइन कर लेते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो बनेगा आप लोग का लैप बाइंडिंग से वो ये बनेगा कि लैप बाइंडिंग का उपयोग कहां करते हैं। तो आप लोग को बताना है कि हमेशा जहां पे लो वोल्टेज हाई करंट प्राप्त करना हो वहां पे हम लोग लैप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इस डायग्राम में आते हैं। ये डायग्राम बच्चों बना हुआ है, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, बाहर का भाग जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेटर। ओके, स्टेटर बोलते हैं। और ये अंदर का भाग जो है बच्चों क्या है, रोटर, जो कि घूमता है। ठीक है, अब मैंने इसके पूरे डायग्राम को समझा दिया है पिछली क्लास में। अब हम लोग इसके अंदर की बात कर रहे हैं कि वाइंडिंग कैसे करते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि उसके स्टेटर में क्या होगा बच्चों, 3 कॉइलिंग होगी। ये मैं एक में करके बता देता हूं, ये है ना। यहां पे हमने क्या कर दिया, 3 फेज की कॉइलिंग कर दिया। अब होगा क्या बच्चों कि ये पूरा जो है ना सेम यहां पे जो है तो सभी पूरे स्टेटर में जो है तो ये क्या होंगी, कॉइलिंग की रहेंगी। अब क्या होगा बच्चों, जब हम रोटर को घुमाएंगे, है ना, ये बीच का भाग जो है ना ये क्या है बच्चों, सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट है,
जिसे हम कंप्लीट रोटर बोलेंगे। सॉफ्ट के ऊपर जो है तो क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है और हमने ये टर्मिनल निकाल दिए हैं 4, ठीक है, सभी NS पोल के लिए। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो कॉइल होगी ना, ये जो कॉइलिंग होगी कहां पे की है, यहां पे की हुई है, ओके, यहां पे की हुई है। तो ये हमेशा कहां पे की जाती है, रोटर आर्मेचर कॉइल जो होती है रोटर में की जाती है। और जो लैप बाइंडिंग है हम लोग जो कहां पे करेंगे, जनरेटर के अंदर रोटर पार्ट में लैप बाइंडिंग को करेंगे। उससे क्या होगा बच्चों, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो लो वोल्टेज हाई करंट, जहां पे हमें कम वोल्टेज और अधिक करंट की जरूरत पड़ती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लैप बाइंडिंग का उपयोग कर लेते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहां से एक चीज और आ सकता है कि जो हमारे पास में लैप बाइंडिंग होती है बच्चों, उसमें जो कॉइल की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो हम बताएंगे कि जो कॉइल की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात जो कॉइल होते हैं इसमें वो पोल के बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमेशा पूछा जाता है कि जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें कॉइलों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या कहता है कि कार्बन ब्रश की संख्या कितनी होती है, हम बताएंगे पोलों की संख्या के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि समांतर पाथ की संख्या, पाथ मतलब होता है बच्चों रास्ता, ठीक है। तो समांतर पाथ की संख्या कितनी होती है लैप बाइंडिंग में, तो हम बताएंगे पोलों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात लैप बाइंडिंग में हमेशा यदि क्वेश्चन आता है कि कॉइल की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे पोल की संख्या के बराबर। जितने पोल होंगे उतने कॉइल की संख्या होगी, जितने पोल होंगे उतने कार्बन ब्रश की संख्या होगी, जितने पोल होंगे उतनी समांतर पथ की संख्या भी होगी। तो ये तीनों चीजें जो है तो क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, कॉइल जो होती हैं वो पोल की संख्या के बराबर होती हैं, कार्बन जो ब्रश होते हैं वो पोल के बराबर होते हैं। और यहां पे जो ए लिखा हुआ है बच्चों, ए का मतलब होता है आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर। आर्मेचर वाइंडिंग में ये जो लैप बाइंडिंग है ना, इसमें जो हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग के जो कंडक्टर हैं, कितने कंडक्टर हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ए मतलब होता है आर्मेचर कंडक्टर और पी मतलब होता है पोल। अर्थात लैप वाइंडिंग में जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं। यहीं पे लिखा हुआ समांतर पथ की संख्या, समांतर पथ की संख्या का मतलब होता है बच्चों कि आर्मेचर कॉइल में जो समांतर पथ बन रहे हैं, समांतर पाथ बनता है, वो कितना होता है, पोलों की संख्या के बराबर होता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पाथ कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि Z/P। ये फॉर्मूला है बच्चों, एग्जाम में कई बार आ जाता है। वो पूछता है कि टोटल मतलब कुल आर्मेचर कंडक्टर का जो पाथ होता है उसका सूत्र क्या होगा बच्चों, तो हम बताएंगे Z/P, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इक्वल्स टू होता है Z/P। ये कहां पे यूज होता है बच्चों, ये होता है लैप वाइंडिंग में। कहां पे, लैप वाइंडिंग में होता है। वेव बाइंडिंग में ऐसा नहीं होगा। वेव बाइंडिंग में ये बराबर भी नहीं होंगे। कॉइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर नहीं होगी, कार्बन ब्रश की संख्या पोल की संख्या के बराबर नहीं होगी, है ना। आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं, जो उनकी संख्याएं होती हैं वो पोल की संख्या के बराबर नहीं होती है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पे एक मैंने लिखा है, यहां पे लिखा हूं A/P, मतलब आर्मेचर कंडक्टर के पाथ की संख्या बराबर पोलों की संख्या, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया है A/MP। M का मतलब होता है बच्चों लैप बाइंडिंग। क्या होता है, ये केवल लैप बाइंडिंग में होता है। बता दूं मैं आप लोग को, वेव बाइंडिंग में बिल्कुल इसका जिक्र नहीं होता है, वेव बाइंडिंग में नहीं कर सकते हैं हम लोग। जो लैप बाइंडिंग होता है उसमें 3 प्रकार की बाइंडिंग होती है बच्चों। पहली होती है सिंप्लेक्स बाइंडिंग, डुप्लेक्स बाइंडिंग और ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग। ये तीनों बाइंडिंग होती हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में आता है सिंप्लेक्स बाइंडिंग लिख करके, हम वहां पे M का मान 1 रखेंगे। यदि वहां पे डुप्लेक्स आता है तो 2 रखेंगे। यदि ट्रिप्लेक्स आता तो हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। अर्थात हमारी जो लैप बाइंडिंग होती है वो उसमें उसके अंतर्गत वह 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सिंप्लेक्स बाइंडिंग, दूसरी होती है डुप्लेक्स और तीसरी ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग होती है। अर्थात M का मान हम 1 2 3 रख लेंगे।
आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, Z/P। वो सिर्फ कहां पे होता है बच्चों, लैप वाइंडिंग में होता है, क्योंकि लैप वाइंडिंग क्या होता है हम जानते हैं, A बराबर P होता है, अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर जो होते हैं वो पोल के बराबर होते हैं। अब हम वहीं पे नीचे देखते हैं एक सूत्र जनरेट होता है बच्चों, ये क्या है हमारा सूत्र है, डीसी जनरेटर का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो डीसी जनरेटर के अंदर जो बिजली बनती है, जो करंट वोल्टेज बनता है, उसे हम बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ। तो ईजी जो लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, ईजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, ओके, और ईबी का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं ईबी, तो ये होगा बैक ईएमएफ। तो हम कहां पे बात कर रहे हैं, जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ईजी लिखेंगे। तो ईजी बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों जनरेटेड ईएमएफ का, तो हम बोलेंगे जनरेटर के विद्युत वाहक बल के समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है ईजी बराबर φZPN/60A। ये आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, क्या लिखा है, जो डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है उसका सूत्र होता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ईजी बराबर φZPN/60A। अब ये फाई क्या होती है, जेड क्या होता है, पी क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है बच्चों, ये बताने वाला हूं आप लोग को। सबसे पहले देखेंगे ईजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, मतलब जनरेटर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है या जनरेटर में जो बिजली बन रही है, ईजी कहलाती है। फाई जो होता है बच्चों फ्लक्स प्रति पोल होता है। फाई क्या होता है, जो फाई होता है वो होता है फ्लक्स प्रति पोल। जैसे हमने यहां बनाया नॉर्थ साउथ 1 2 3 4, हमने यहां पे 4 पोल बनाए हैं, सेट मतलब 2 बनेगा, NS और NS, 4 पोल वहां पे बने हुए हैं। तो क्या कहता है, फाई का मतलब होता है फ्लक्स प्रति पोल। जेड का मतलब होता है बच्चों खांचों में चालक की संख्या, मतलब जो खांचे होते हैं, जो इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं बच्चों उसके स्टेटर में, उस स्लॉट्स में नंबर ऑफ कॉइल कितनी है, अर्थात खांचों में चालकों की संख्या। चालक मतलब होता है बच्चों कंडक्टर, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे हम बोलते हैं चालक, ठीक है। तो जेड का मतलब होता है चालकों, खांचों में चालक की संख्या मतलब कंडक्टर की संख्या। पी का मतलब क्या होता है बच्चों, पी का मतलब होता है स्टेटर पोल की संख्या, ठीक है, जो हमारे स्टेटर में पोल होते हैं उनकी संख्या। तो इसमें कितने हैं, 4 हैं। एन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे स्पीड, स्पीड की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, क्या होती है, आरपीएम होती है। हमेशा याद रखना, जो स्पीड होता है उसको हम आरपीएम से मेजर करते हैं। अब हम बात करें ए की, तो ए क्या होता है बच्चों, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। तो ये हो गया हमारा क्या सूत्र जनरेटेड ईएमएफ का। मुझे उम्मीद है आप लोग को लैप वाइंडिंग थोड़ा सा समझ में आई होगी कि लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। तो लैप वाइंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है, कुछ इस प्रकार की डिजाइन होती है, इसमें हम लोग एक छोर को लेते हैं और इसको हम लोग कुछ कुंडली की तरह है ना, कुंडलित करके, और लास्ट तक हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां शुरुआत करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉइलिंग करके खत्म कर देंगे। 2 सिरा हमें निकलेगा, 2 टर्मिनल हमें मिलेगा, वो दोनों टर्मिनल जो होंगे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ये रहा हमारा लैप बाइंडिंग। यूज कहां पे करते हैं, तो हमेशा जहां पे हमें कम वोल्टेज अधिक करंट प्राप्त करनी होती है वहां पे हम लोग लैप बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, और जहां पे हमें हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त करनी होती है वहां पे हम लोग बच्चों वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ये सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है मैं अभी अगले टॉपिक में आने वाला हूं, जिसमें बताऊंगा मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, उसके अंतर्गत ये तीनों चीजें आ जाती हैं। तभी हम वीडियो में बने रहेंगे, है ना, वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। आप लोग को ये भी सीखने को मिलेगा, ये भी पढ़ने को मिलेगा कि सिंप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है, डुप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है। ये तीनों वाइंडिंग कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोग को, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। लैप बाइंडिंग का उपयोग हमने देख लिया, डायग्राम हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने ये पॉइंट देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि लैप बाइंडिंग में जो कॉइल की संख्या होती है कितनी होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। कार्बन ब्रश की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे पोल की संख्या के बराबर होती है। हम बात करें समांतर पथों की संख्या, आर्मेचर कंडक्टर में समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे बच्चों पोलों की संख्या के बराबर होती है, हमेशा ए बराबर पी होती है। यदि ऑप्शन में आता है ए बराबर एम पी, तब भी वही आपको टिक करना है। एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। अब एम बराबर अगर वो बोलता है
m के जगह में क्या रख देता है बच्चों, एस डी टी। मतलब हमारे पास में यदि m1 की बात करें, मतलब सिंप्लेक्स की बात करें, डुप्लेक्स की, ट्रिप्लेक्स की, तो हम लोग फिर वैल्यू क्या रखेंगे, इनको रखेंगे। अभी हम लोग एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखने वाले हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र ये होता है, आगे मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लैप वाइंडिंग के। ओके बच्चों, तो अब हम लोग लैप वाइंडिंग के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं वेव वाइंडिंग क्या होती है। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग से बच्चों एक दो क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में, तो आप लोग को इसको जो है सीरियसली लेकर के पढ़ना है। एग्जाम्पल बता दूं आप लोग को, लैप बाइंडिंग का एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं बच्चों। यदि कह रहा है कि जो हमारे पास लैप वाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में 4 पोल हों, कितने, 4 पोल हैं, ठीक है, 4 पोल हैं, जैसे मैंने यहां बनाया है 1 2 3 4, ठीक। लैप बाइंडिंग में 4 पोल हैं तथा समांतर पाथ की संख्या, समांतर पाथ है ना, समांतर पाथ की संख्या, पाथ की संख्या 4 है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 4 है। अब हम देख लेते हैं डायग्राम बना करके। लैप बाइंडिंग में बना रहा हूं, तो मैंने लैप बाइंडिंग बना दिया बच्चों, ये एक लैप बाइंडिंग हो गई, ये मैंने एक क्या किया, लैप बाइंडिंग बना लिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया बच्चों, एक ये मैंने लैप बाइंडिंग बना लिया, ठीक है। अब इस लैप बाइंडिंग में आप लोग को बता दूं कि इस लैप बाइंडिंग क्या है बच्चों, इसमें पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या कितनी है, इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, पोल कितने बनेंगे, जब समांतर संख्या 4 है तो पोल कितने बनेंगे बच्चों, इसमें पोल भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि लैप बाइंडिंग क्या होता है, ए बराबर पी होता है। जितना आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथों की संख्या होगी उतना ही क्या होगा बच्चों, पोल भी होगा। कंफ्यूज कभी मत होना, अगर बोलता है कि लैप बाइंडिंग में पोलों की संख्या 6 है तो समांतर पथ की संख्या कितनी होगी, तो हम वही बताएंगे 6 ही होगी। यदि क्वेश्चन करता है कि आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथों की संख्या कितनी है, 12 है, तो पोलों की संख्या बताइए, तो पोलों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों, 12 होगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक जिसकी संख्या बोलेगा और जिसका पूछेगा, वो दोनों की संख्या क्या होगी, हमेशा लैप बाइंडिंग में बराबर होती है। इस चीज को आप लोग याद रखना है। इसमें मैंने बना दिया है समांतर पथों की संख्या। समांतर पथ का मतलब क्या होता है, समांतर मतलब होता है बच्चों पैरेलल, ये समांतर हो गया, और पथ का मतलब रास्ता। कितने रास्ते हैं, ये रास्ता 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। समांतर पथों की संख्या इसे बोलते हैं, ठीक है, समांतर पथों की संख्या। और ये कैसे बच्चों, ये पैरेलल में है, समांतर में है, ठीक है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारे पास में श्रेणी का मतलब, ठीक है। अगर ऐसी कॉइल जुड़ी होती तो बच्चों क्या कहलाती, वो हमारा जो है तो श्रेणी कहला जाता है, ये प्लस ये माइनस। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या है, ये समांतर है और ये श्रेणी है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, समांतर पथ की जो संख्या होती है अगर वो कितनी है, 4 है, तो पोल कितने होंगे, 4 होंगे। ये आप लोग को जो है तो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं यही समझाने वाला था आप लोग को। लैप बाइंडिंग की जहां पे बात होगी वहां पे स्पष्ट लिखा रहेगा बच्चों लैप बाइंडिंग, ठीक है। बोलेगा कि लैप बाइंडिंग में पोल की संख्या 4 है तो उसमें समांतर पथ की संख्या कितनी होगी बताइए, तो आपको बताना है 4। लेकिन वहीं वेव की अगर बात करेगा तो वहां पे क्या होता है, 2 होता है, उसमें सारी चीजें 2 होती है। और इसमें सारी चीजें क्या होती है बच्चों, लैप बाइंडिंग में सारी चीजें पोलों की संख्या के बराबर होती हैं। इस चीज को आप लोग को जो है तो नोट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल में, है ना। यदि हम बात करें, यदि क्वेश्चन में यही पलट दे, वो अगर क्वेश्चन में यही चेंज कर दे, बोले कि लैप बाइंडिंग में पोलों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है, तो समांतर संख्या कितनी होगी, समांतर पथ की संख्या कितनी होगी, कितनी, है ना, समांतर पाथ की संख्या यहां पे हम देख लेते हैं, समांतर पाथ की संख्या कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करोगे, तो आप बताओगे कि लैप बाइंडिंग में अगर पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पाथ की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर पी होता है। यदि पूछ ले समांतर पथों की संख्या कितनी है, 2 है,
अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि समांतर पथों की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, ये मैंने 2 बना लिया, ठीक है, 2 है, तो बोलेगा कि इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी है, 2 है, ये समांतर पथ हैं 1 और 2, तो इसमें पोल की संख्या कितनी होगी, तो पोल भी यहां पे कितने होंगे बच्चों, 2 ही होंगे। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भैया हमारे पास में जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें जो पैरेलल पाथ होता है, समांतर पथों की संख्या होती है, वो हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है। कॉइल जो होती हैं वो भी पोलों की संख्या के बराबर होती हैं, और जो कार्बन ब्रशेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, पोलों की संख्या के बराबर होते हैं। तो ये रहा हमारा लैप बाइंडिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों वेव बाइंडिंग। ओके, तो वेव बाइंडिंग हम लोग देख लेते हैं। वेव बाइंडिंग का जो है तो डायग्राम बना करके, वेव वाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग कैसे बनती है, कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। हम इसका डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं बच्चों। ये कुछ इस प्रकार का जो है तो डायग्राम इसका बनेगा। अब उसमें क्या था बच्चों कि यहां से वापस से कुंडली जैसे बना था, लेकिन इसमें कुंडली नहीं बनता है, इसमें कुंडली तो नहीं बनता है बच्चों। इसमें कुछ इस प्रकार का जो है तो वेव बाइंडिंग बनती है। ये जो है तो सिंपल कुछ इस प्रकार से जो है तो वाइंडिंग बच्चों बनती चली जाती है। अब मेरे पास में बोर्ड उतना बड़ा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 2-3 कॉइल का ही बना के आप लोग को बता देता हूं। तो ये रहा हमारा, है ना। अब क्या होगा बच्चों, उधर और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, उधर और आगे बढ़ जाएगी। अब मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार की हमारी जो है तो कॉइलिंग बन जाएगी। तो ये हमारा एक टर्मिनल हो गया बच्चों, ये और एक टर्मिनल ये हो गया, मतलब एक पॉजिटिव हो गया और एक जो है तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये जो है तो निगेटिव हो गया। तो ये डायग्राम बनेगा बच्चों कहां पे, वेव वाइंडिंग में। अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारे पास में एक और डायग्राम आपने देखा होगा, छोटा सा आपने और डायग्राम देखा होगा। यहां पे आप लोगों ने क्या देखा था, यहां पे आप लोगों ने बच्चों क्या देखा था, पोल देखा था, ठीक है। हम यहां पे पोल बना लेते हैं। अब मैं आप लोग को उसको क्लियर समझाने वाला हूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसका और इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस चीज को आप लोग को जो है तो समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग में बेसिक जो डिफरेंस है बच्चों क्या है, मैं आप लोग को बता दूं। तो यहां पे हम लोग एन बना लिए, एस बना लिए, एन बना लिए, एस बना लिए। बच्चों एन एस एक आमने सामने नहीं होते हैं। जब हमारे पास कई पोल होते हैं, अगर 2 पोल है तब आमने सामने होंगे, अगर 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, जहां से हम एन स्टार्ट करेंगे अगला जो है तो क्या होगा, एस होगा। एन एस एन एस एन एस करके हमारे पोल बन जाएंगे। यहां पोलों की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है। अब यहां पे हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारे पास में सॉफ्ट हो गया बच्चों, है ना, माइल्ड स्टील का जो बना होता है। इसके ऊपर हम जो कॉइलिंग करेंगे तो हमने देखा था अभी कि लैप बाइंडिंग में उतने टर्मिनल थे जितने वहां पे पोलों की संख्या थी, लेकिन इसमें कितने होंगे, इसमें मात्र 2 होंगे। तो कैसे आर्मेचर कॉइल होगी, ये हमारी आर्मेचर कॉइल होगी कौन सी, वेव बाइंडिंग की। और मात्र बच्चों कितने, 2 टर्मिनल बाहर निकाले जाएंगे। उसमें 4 टर्मिनल निकाल रहे थे, वो चारों को जब कनेक्ट करते हैं तब जाकर के उसमें 4 पोल बनते हैं, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या बच्चों, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, पोल 4 होते कितने हैं, मात्र 2 ही होते हैं। तो ये मैंने वहां पे बनाया था, इसलिए मैंने यहां पे समझा दिया। अब समझाने के लिए मैंने बनाया था कि आप लोग को वो डायग्राम याद आ जाए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, वेव बाइंडिंग में जो पोलों की संख्या होगी वो 2 होगी, है ना। तो अब यहां पे हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनल बनेंगे बच्चों कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, अर्थात यहां पे पोल कितने होंगे, 2, एन और एस, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास में क्या बनेगा, पोल 2 बनेंगे, तो बाकी चीजें भी क्या होंगी बच्चों, 2 ही बनेंगी। तो अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। एनएस पोल 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं कनेक्शन के आधार पर, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या होगी बच्चों, 2 ही होगी। जैसे हम बात करें कॉइल की संख्या इसमें कितनी होगी, तो हम बताएंगे 2 होगी। अब यहां मैं पोल बना दूं बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे एन बन रहा है, ये बीच का कुछ नहीं होगा, फिर यहां पे क्या बनेगा, एस बनेगा, फिर यहां पे क्या बनेगा बच्चों, सॉरी,
यहां पे क्या बन रहा है n, तो यहां पे क्या बनेगा s, फिर यहां पे क्या बनेगा n। आगे जितनी कॉइलिंग आगे जाती जाएगी वैसे ही ns ns बनते जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसके थ्योरी को। थ्योरी क्या कहती है बच्चों? तो पहला पॉइंट है कि इसमें कॉइल की जो संख्या होती है, कॉइल की संख्या जो होती है बच्चों, संख्या वो कितनी होती है? तो हम वहां पे देख रहे थे लैप बाइंडिंग में पोलों की संख्या के बराबर, जितने पोल होंगे उतनी कॉइल भी होंगी। लेकिन यहां पे क्या होती है? एग्जैक्ट 2 होती हैं, हमेशा 2 होती हैं। एग्जाम में कुछ भी आए आपको उससे मतलब नहीं है। यदि वेव बाइंडिंग लिखा हुआ है तो आप बताओगे कॉइल की संख्या हमेशा 2 होती है, एग्जैक्ट 2 होती है, ना 2 से ज्यादा होती है ना 2 से कम होती है। अगला, अगर आपसे पूछ ले कि वेव बाइंडिंग में ब्रश की संख्या कितनी होती है, कार्बन ब्रशेस की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो कार्बन के ब्रश की संख्या कितनी होती है, तब भी हम बताएंगे क्या होती है, 2 होती है। ये आसान तरीका है। अगर हम तीसरा पॉइंट पढ़ें, तीसरे पॉइंट की बात करें कि भैया इसमें आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कितनी, हमेशा 2 होती हैं। समांतर पाथ की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे A बराबर P हो रहा था, अर्थात यहां पे क्या होगा बच्चों, A बराबर 2 होगा। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये वेव बाइंडिंग में है। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे कि जो कॉइल होती है वो क्या होती हैं, 2 होती हैं। कॉइल की संख्या 2 होती है, ब्रश की संख्या 2 होती है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। A बराबर 2 हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, चौथा पॉइंट क्या कहता है? तो चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल का मतलब होता है बच्चों समांतर। ठीक है, पैरेलल पाथ। ठीक है, तो कितना होगा? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा बच्चों क्या होगा, A बराबर 2 होगा। जस्ट मैंने अभी हिंदी में बताया, यही चीजें मैंने यहां पे भी लिखा है ना, ये 3rd नंबर ही है, इंग्लिश में मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो A बराबर कितना होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ क्या होगा, ये देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ, प्रति पाथ में कितना होगा, तो हम बोलेंगे बच्चों कि Z बराबर क्या होगा, 2 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हम लोग लैप बाइंडिंग क्या देख रहे थे, Z बराबर Z बटे P देख रहे थे, यहां पे क्या होगा, Z बटे हमेशा 2 होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। कॉइल की संख्या 2 होती है, ब्रश की संख्या 2 होती है, वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वही है हिंदी में, इंग्लिश में। हम बात करेंगे नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ की, तो यहां पे Z बराबर 2 होता है, वहां पे Z बराबर P होता है। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग में। इसका यूज हम कहां पे करते हैं, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं। जो इसका उपयोग करते हैं वेव बाइंडिंग को कहां पे करते हैं, हम बोलेंगे जहां पे हमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ओके, हाई वोल्टेज और लो करंट की। ओके, हाई वोल्टेज मतलब उच्च विभव और निम्न धारा की हमें जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे या उस जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेव बाइंडिंग करेंगे, अर्थात वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, हम जानते हैं कि जो इजी होता है, जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, 5ZNP/60A। ये जनरेटेड ईएमएफ की क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र हो जाएगा। यहां पे मैंने बताया था आप लोगों को फ्लक्स पर पाथ की संख्या हो जाती है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। क्या क्या होते हैं जनरेटर, जेड क्या होता है बच्चों, खांचों में चालकों की कुल संख्या। जेड क्या होता है, खांचों में, ये जेड क्या होता है बच्चों, खांचों में कंडक्टर की, मतलब तार की, ठीक है, कंडक्टर की कुल संख्या मतलब उस स्टेटर के खांचों में जो कंडक्टर जाएंगे उनकी संख्या को जेड बताता है। एन अपना आरपीएम स्पीड की बात कर रहा है, पी मतलब पोल की बात कर रहा है, ए मतलब होता है बच्चों आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। अब मैं बात करूं बेसिक, मेन एग्जाम में क्या आता है बच्चों, तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है
A बराबर P, ये लैप बाइंडिंग में होता है, मतलब आर्मेचर कंडक्टर की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। वेव बाइंडिंग में A बराबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट डाउन करना ही करना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, कहां पे, लैप बाइंडिंग में। वेव बाइंडिंग में क्या होता है बच्चों, कि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या का जो मान होता है हमेशा 2 होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है, वेव बाइंडिंग में, ये लैप बाइंडिंग में। ओके, तो आपने पढ़ लिया है वेव बाइंडिंग को भी बच्चों, ये वेव बाइंडिंग रही। वेव बाइंडिंग में ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर एग्जाम में कहीं से पूछा जाएगा तो सिर्फ यहां से पूछा जाएगा। कॉइल की संख्या कितनी होती है वेव बाइंडिंग में, 2 होती है। ब्रश की संख्या 2 होती है। समांतर पथों की संख्या 2 होती है, बराबर 2 होता है ना। नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ कितना होता है बच्चों, Z/2 होता है, उसमें Z/P होता है। हाई वोल्टेज और लो करंट जहां पे हमें प्राप्त करनी होती है वहां पे हम लोग वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे सिंप्लेक्स बाइंडिंग, डुप्लेक्स बाइंडिंग और ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग जो होती है उसी को हम लोग कंबाइंड में बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग। तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग को देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग क्या कहती है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग आप लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है बच्चों जहां पे कई बाइंडिंगों का अरेंजमेंट हो। मल्टीप्लेक्स, मल्टी मतलब होता है बहुत, है ना। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग मतलब होता है कई वाइंडिंगों का अरेंजमेंट, कई वाइंडिंगों का समूह ही क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहलाता है। यह केवल लैप वाइंडिंग में उपयोग की जाती है। यह केवल, ये मैं शुरू में आप लोग को बता दिया था, यह केवल लैप वाइंडिंग में उपयोग की जाती है। ओके बच्चों, तो जो हमारी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है वो केवल और केवल कहां पे उपयोग होती है, लैप वाइंडिंग में उपयोग होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेते हैं कि हम मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग या सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग उपयोग कहां पे करते हैं, तो हम बताएंगे हमेशा लैप वाइंडिंग में किया जाता है, वेव बाइंडिंग में उपयोग इसका नहीं करते हैं। ओके, अब हम इसका डायग्राम एक बना लेते हैं बच्चों, तो समझ में आप लोग को आएगा कि ये क्या होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले रोटर बना लेंगे। ओके, यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोटर बना लेंगे, है ना। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग को जो है तो समझने के लिए मैं यहां पे बना दूंगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रोटर हो गया। ये खांचे हो गए, खांचे कौन से, कम्यूटेटर है बच्चों, है ना, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। वहीं पे हमारी क्या होती है, उसी आर्मेचर वाइंडिंग को ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि उसे हम बोल देते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जब भी करेंगे, अगर लैप बाइंडिंग करते हैं तब हम लोग जो है तो मल्टीप्लेक्स यूज कर लेंगे। यदि वेव करते हैं तो वेव, नॉर्मल वेव वाली यूज करेंगे। तो हमारे जनरेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है बच्चों वो 2 प्रकार से होती है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो हम पढ़ रहे हैं अब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग को, जो कि लैप बाइंडिंग के अंतर्गत आती है। तो हम देख लेते हैं यहां पे बच्चों, देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहां पे हमारे पास में जो है ना, यहां पे हमारे पास में क्या होगा बच्चों, कि यहां पे हमारे पास में क्या होगा कि हम लोग जो है तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करेंगे। ओके, क्या करेंगे, अब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करने वाले हैं। इसका हम डायग्राम देखने वाले हैं। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो है तो इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है तो डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। इसमें हम लोग जो है तो बना रहे हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग को। तो ये होती है बच्चों मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। अब बात करूं, अगर एक लेयर है तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होगी। मैं यहीं पे एक और कर दूं, यहीं पे मैं क्या कर दूं बच्चों, एक और कर दूं, तो ये कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी। फिर यहां पे जो वाइंडिंग लगी हुई है बच्चों वो डुप्लेक्स वाइंडिंग लगी हुई है। मतलब m का मान जो रखेंगे गणित में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो 2 रखेंगे। अगर मैं इसके अंदर एक और लेयर कर दूं, इसके ऊपर एक क्या करूं बच्चों, एक और लेयर कर दूं, है ना, एक और लेयर कर दूं, तो फिर वे क्या कहला जाएगी, फिर क्या कहला जाएगी बच्चों, ये ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी, ये ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहला जाएगी। तो हम बेसिकली क्या समझते हैं, इससे क्या समझ में आता है हमको कि जहां पे हमारे पास में
लैप बाइंडिंग करते हैं, जहां हमारी लैप बाइंडिंग होती है बच्चों, वहां पे 3 प्रकार की बाइंडिंग हो सकती है। पहली बाइंडिंग क्या होती है? पहली बाइंडिंग अगर केवल इसमें एक बाइंडिंग होती, केवल ये अंदर वाली बाइंडिंग होती, तो हम क्या बोलते हैं? m बराबर 1, मतलब लैप बाइंडिंग की गई है लेकिन सिंप्लेक्स बाइंडिंग की गई है। अगर ये और ये दोनों की जाती तो हम बोलते m बराबर 2, मतलब हमारे जनरेटर में जो है तो लैप बाइंडिंग की गई है, लेकिन कौन सी की गई है? डुप्लेक्स बाइंडिंग। अगर ये तीनों बाइंडिंग की गई होती, सेम इस प्रकार का किया गया होता, और ये हमारा क्या हो जाएगा? रोटर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम कि यहाँ पे तीनों बाइंडिंग की गई है, मतलब वहां पे कौन सी बाइंडिंग है? ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग। कौन सी? ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर जनरेटर के बच्चों मान लो कि हमारे पास में क्या है? ये जनरेटर का सॉफ्ट है, ये जनरेटर का सॉफ्ट है, ये हमारा क्या है? रोटर घूमने वाला। इसके ऊपर हमने यदि क्या किया बच्चों? लैप वाइंडिंग किया है और एक राउंड में किया है कुंडली, तो क्या कहलाएगा? सिंप्लेक्स वाइंडिंग। यदि हमने उसके ऊपर 2 राउंड किया है, पहला कर दिया उसके ऊपर दूसरा भी कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? वो डुप्लेक्स वाइंडिंग हो गई। यदि हम उसके ऊपर 3 राउंड कर दिए, 3 बार कुंडलित कर दिए, तो वो क्या होगी? लैप बाइंडिंग ही रहेगी, लेकिन वो ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहलाएगी। तो वहां पे हम वैल्यू रखेंगे क्या? m का मतलब m का मान जो रखेंगे वो 3 रखेंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। अब मैं यहां पे बता दूं बच्चों कि पोलों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं बात करूं, मान लो एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हमारे पास में ये हमारा भाग 1 हो गया, ये हमारा भाग 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये जितने भाग हैं बच्चों उतने यहां पे क्या बन रहे हैं? पोल बन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को डायग्राम देख करके समझ में आना चाहिए, बच्चों कि यहां पे जो है ना, यहां पे जो है तो कितने बन रहे हैं, ठीक है, कितने बन रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये मेरे पास जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम अलग से मैं बना रहा हूं बच्चों, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं अलग से, ये क्या कहला जाएगा? ये बनाएगा बच्चों m बराबर 1, अर्थात ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। ये क्या है बच्चों? सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, ठीक है। अब हम बात करें, एक कॉइल हमने अभी लगाया है, अब उसी रोटर के ऊपर हम क्या करें बच्चों कि उसी रोटर के ऊपर हम लोग क्या कर दें बच्चों कि उसी रोटर के ऊपर हम लोग जो है वो 2 बाइंडिंग कर दें, ठीक है। कितनी? 2 बाइंडिंग। अब उसके ऊपर क्या हो जाएंगी? 2 बाइंडिंग अगर हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यही बाइंडिंग जो कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? यही बाइंडिंग जो कहलाएगी बच्चों वो डुप्लेक्स बाइंडिंग कहलाएगी। अर्थात यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे जो हमारा m का मान होगा कितना होगा? 2 होगा। लेकिन जो पोल बनेंगे वो पोल कहां पे बनते हैं? एक ये पोल बनता है, एक ये पोल बनता है, एक ये पोल बनता है, एक ये पोल बनता है। अर्थात इन सभी डायग्राम में ये मान लो मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग अलग अलग बना चुके हैं, m1, m2 और m3, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। अब मैं बता दूं यहां पे जो पोल की संख्या होगी कितनी होगी बच्चों? 4 होगी, क्योंकि हमने 4 कटिंग में हमने क्या किया है कि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज किया है। अब मैं बता दूं कि यहां पे m का मान कितना होगा, तो यहां के m का मान 1 होगा, यहां पे 2 होगा और यहां पे कितना होगा बच्चों? 3 होगा, क्योंकि यहां पे 3 लेयर है कुंडली के, ठीक है। अब हम बात करें कि जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि जो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या होती है वो कितनी होती है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में? m बराबर P होती है। मैंने शुरू में बताया था आप लोग को लैप बाइंडिंग मतलब यहां पे m का मान रखेंगे, यहां पे पोल का मान रखेंगे। पोल मतलब 4 हैं तो गुणे, अगर डुप्लेक्स बाइंडिंग है तो क्या करेंगे? 2 रखेंगे बराबर a, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों? a का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, मतलब वहां पे आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। ये गणित आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन कर दूं बच्चों कि a बराबर कितना? mp। अब m का मतलब मैंने बोल दिया ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग मैंने यूज किया है और पोल की संख्या कितनी है? 4 है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे 3 गुणे 4 कर दूंगा, 4 3 12, अर्थात वहां पे जो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या होगी कितनी होगी? 12 होगी। अब मैं बात करूं एक में, अगर मैंने लैप बाइंडिंग किया है, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में क्या किया हूं मैं कि सिंप्लेक्स बाइंडिंग किया हूं जिसमें टर्न की संख्या 1 है, तो हम क्या करेंगे? a बराबर m इंटू p हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई पोल की संख्या कितनी? 4, तो यहां पे आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। ये आप लोग को समझना होगा, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो सारी चीजें आप लोग की जो है तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
ओके बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है। यह केवल लैप वाइंडिंग में उपयोग की जाती है। लैप वाइंडिंग के अंतर्गत जो है तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन सी होती है बच्चों? तो पहले हम देखते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग, जो कि 1 होता है ना, जिसका मान m बराबर 1 होता है। फिर होती है डुप्लेक्स वाइंडिंग, जिसका m बराबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। और एक होता है ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, जिसका m बराबर कितना होता है बच्चों? 3 होता है। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग बोलते हैं। यह केवल लैप वाइंडिंग में यूज की जाती है। इसका हम डायग्राम बनाए हैं। अगर किसी भी आर्मेचर कॉइल में, किसी भी रोटर के ऊपर आर्मेचर कॉइल 1 है तो ये क्या कहलाएगी? m बराबर 1, अर्थात सिंप्लेक्स वाइंडिंग। इसके ऊपर हम क्या करें? ये पहला हमने कर दिया बच्चों कॉइलिंग, इसके ऊपर हम क्या करें? दूसरा भी कॉइलिंग कर दें, दूसरा भी कॉइलिंग कर दें तो क्या बन जाएगा? ये फिर m बराबर 2 बन जाएगा, अर्थात डुप्लेक्स वाइंडिंग बन गई। मैंने क्या किया कि एक रोटर के ऊपर मैंने आर्मेचर वाइंडिंग पहली कर दी, फिर उसके ऊपर क्या करूं बच्चों? मैंने दूसरा भी कर दिया, फिर उसके ऊपर क्या करूं? तीसरी कॉइल भी कर दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? m बराबर 3, अर्थात उसमें लैप बाइंडिंग कौन सी है? ट्रिप्लेक्स है। ट्रिप्लेक्स में क्या होगा? वहां पोलों की संख्या जो होगी, अगर मैं बता दूं, यहां पे मैंने जैसे यहां पे बनाया था कट करके, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4। अगर 4 पोल हैं, पोल की संख्या 4 है, तो उसमें आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग को बताना है। अगर मल्टीप्लेक्स में ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है तो हम बताएंगे कि A बराबर क्या होता है बच्चों? m इंटू P, है ना, मैंने शुरू में भी बताया था। तो A बराबर कितना हो जाएगा? m का मान 3 रखेंगे, गुणे 4 रखेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों? 12। अर्थात लैप बाइंडिंग जब यूज करेंगे, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करेंगे, और कौन सी करेंगे? ट्रिप्लेक्स वाली। लैप बाइंडिंग में ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग जब भी यूज करेंगे तो बच्चों मान क्या रखेंगे? 3, डुप्लेक्स में 2, सिंप्लेक्स में 1। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि डमी कॉइल क्या होती है। एक डमी कॉइल भी होती है जनरेटर में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा आर्मेचर कॉइल क्या होती है। ओके, आर्मेचर कॉइल क्या होती है वो पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। उसमें सिंगल टर्न कॉइल, फिर हमने डुअल टर्न कॉइल, फिर हमने उसमें देखा था कि फुल पिच कॉइल क्या होती है, शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, कॉपर की सेविंग होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछली क्लास में। आज क्लास में मैंने पढ़ा दिया आप लोग को बच्चों लैप बाइंडिंग क्या होती है, वेव बाइंडिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि डमी कॉइल क्या होती है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में थोड़ा सा बता दूं आप लोग बच्चों, यदि पूर्णतः बंद एवं स्वतंत्र बाइंडिंग के एक से अधिक सेट का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे डमी कॉइल क्या कहता है बच्चों। यदि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हम कहां पे यूज करते हैं? यदि पूर्णतः, है ना, यदि पूर्णतः बंद एवं, यदि पूर्णतः बंद एवं स्वतंत्र, यदि पूर्णतः बंद एवं स्वतंत्र वाइंडिंग के एक से अधिक सेट का उपयोग करते हैं, एक से अधिक सेट का उपयोग करते हैं तो उसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं बच्चों। ओके, तो उसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। ओके, क्या कह रहा है बच्चों कि हम जब जनरेटर में वाइंडिंग करेंगे तो क्या कह रहा है कि वह पूर्णतः बंद हो एवं स्वतंत्र हो, मतलब उसमें जो है तो अलग से कोई वाइंडिंग ना की गई हो। उस कंडीशन में जब हम लोग इस वाइंडिंग का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें ओके, इसमें समांतर पथ की संख्या, क्या बोल रहा है बच्चों कि इसमें समांतर पथ की संख्या, इसमें समांतर पाथ की संख्या, इसमें समांतर पाथ की संख्या बढ़ जाती है,
है, जैसा कि हमने अभी देखा था। हमने अभी क्या देखा था बच्चों, A बराबर MP। अब हो क्या रहा था कि पोल की संख्या अगर हम 2 रख रहे थे और मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में हम लोग ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 गुणे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, अर्थात आर्मेचर पर इंडक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो क्या कह रहा है कि इसमें समांतर पथ की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ओके, इस चीज को आप लोग को समझना है, जिससे बढ़ जाती है, जिससे आर्मेचर की करंट रेटिंग भी बढ़ जाती है, जिससे आर्मेचर की करंट रेटिंग भी ओके, रेटिंग भी बढ़ जाती है। ओके, तो ये 2 पॉइंट थे सिंपल, किसके, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग के। क्या कहता है, यदि पूर्णतः बंद हो एवं स्वतंत्र हो उस बाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग बोलेंगे, और इसमें समांतर पाथों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे आर्मेचर की करंट रेटिंग भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है डमी कॉइल क्या होती है। डमी कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को जो है तो पढ़ना है, ये भी जो है तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, डमी कॉइल। ठीक है, डमी कॉइल पढ़ लेते हैं और डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण पढ़ लेते हैं, एक 5-10 मिनट में निपट जाएगा। इसके बाद हम लोग कल लेकर के आएंगे बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेकर के आएंगे जनरेटर के प्रकार। ओके, तो डमी कॉइल क्या कहता है बच्चों कि इसका उपयोग केवल वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग में करते हैं। कुल मिला के जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है वो लैप बाइंडिंग में यूज होती है, जो डमी कॉइल होती है बच्चों कैसी, कहां पे यूज होती है, वेव वाउंड, मतलब वेव बाइंडिंग में जो है तो इसका उपयोग हम करते हैं। तो क्या कहता है बच्चों कि इसका उपयोग केवल वेव वाउंड, जो वेव वाउंड होता है ना, जो हमारे पास वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें करते हैं, वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग में करते हैं, वाइंडिंग में करते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि डमी कॉइल का उपयोग कहां पे करते हैं बच्चों, तो वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग में इसका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग आर्मेचर की मैकेनिकल बैलेंस, इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों आर्मेचर में, क्यों, मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराने के लिए। ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डमी कॉइल का उपयोग क्यों करते हैं, तो हम बोलेंगे कि डमी कॉइल का उपयोग मैकेनिकल बैलेंस, ओके, मैकेनिकल बैलेंस, ठीक है, मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं या किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो बच्चों जो हमारे पास में डमी कॉइल होती है उसका हम उपयोग कहां पे करते हैं, केवल वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग में। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्या होता है, मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराता है ये डमी कॉइल, अर्थात मैकेनिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डमी कॉइल होती है वह मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। एक लास्ट पॉइंट है, ये विद्युत रूप से क्या होता है, ये विद्युत रूप से क्या होता है बच्चों, ये विद्युत रूप से क्या होता है बच्चों, ये विद्युत रूप से आर्मेचर परिपथ में कनेक्ट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है बच्चों। ये क्या होता है कि ये विद्युत रूप से आर्मेचर में, ये विद्युत रूप से आर्मेचर में है ना, आर्मेचर परिपथ में
आर्मेचर परिपथ में कनेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये रहा डमी कॉइल बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डमी कॉइल का पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका उपयोग हम केवल वेव बाउंड आर्मेचर में करते हैं, वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग में करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि डमी कॉइल का उपयोग हम कहां पे करते हैं, क्यों करते हैं, तो मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करने के लिए डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि यह विद्युत रूप से आर्मेचर परिपथ में कनेक्ट नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मैकेनिकल बैलेंस मिल जाए, है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डमी कॉइल का उपयोग करते हैं। और कहां पे करते हैं, केवल वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग में करते हैं। तो इसका रोल केवल क्या होता है, सहायता प्रदान करता, अर्थात मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराना, मतलब फिजिकली वो क्या करता है, स्ट्रांग बनाए रखता है। फिजिकली क्या करता है कि वाइंडिंग को स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डमी कॉइल का उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा डमी कॉइल। एक 5 मिनट और लगेगा, एक हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, और कल हम डायरेक्ट आएंगे, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो ये रहा डमी कॉइल। डमी कॉइल क्या होती है वो हमने देख लिया बच्चों। तो डमी कॉइल जो होती है मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराने के लिए वेव बाउंड टाइप की वाइंडिंग में करते हैं, इसमें कोई धारा का प्रवाह है नहीं होता है, अर्थात ये आर्मेचर की कॉइल से जुड़ी नहीं होती है, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये है बच्चों डीसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण। ओके, तो हम देख लेते हैं बच्चों अब डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इजी बराबर, मैंने पहले पढ़ा दिया है आप लोग को, फाई जेड एन पी अपान होता है 60 ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल के समीकरण का सूत्र बताइए, तो आपको बताना है बच्चों फाई जेड एन पी अपान 60 ए, और इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, वोल्ट में होगी। किस में होगी, वोल्ट में होगी। वोल्ट में क्यों होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इजी जनरेटेड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है बच्चों विद्युत वाहक बल। डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ईएमएफ मतलब होता है वोल्टेज अर्थात विभव, इसलिए इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, वोल्ट होगी। हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जो हमारे जनरेटर में बिजली बनती है बच्चों, जो जनरेटर के अंदर बिजली बनती है, जो उत्पन्न होती है, वो कैसे होती है, तो हम बोलेंगे कि जो ईजी बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, फाई और एन के। ये सूत्र आप लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बच्चों कि जो जनरेटर में बिजली बनेगी, जो जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा, विद्युत वाहक बल बनेगा, करंट वोल्टेज बनेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब किसके समानुपाती होगी, हम बताएंगे फ्लक्स और उसकी स्पीड के। अर्थात जनरेटर कितने स्पीड से घूम रहा है और उसमें कितनी ज्यादा फ्लक्स प्रवाहित हो रही है, वह फ्लक्स कितनी ज्यादा कंडक्टर कट कर रही हैं, उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा वहां पे वोल्टेज करंट बनेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ईजी ज्यादा कब बनेगा, जब हमारा फ्लक्स और हमारी स्पीड ज्यादा होगी। अगर हम क्या करें, फ्लक्स और इसकी स्पीड को कम कर देंगे तो वहां पे बिजली बनना भी कम हो जाएगा, अर्थात कम वहां पे बिजली बनेगी। हमें जो डीसी जनरेटर करंट वोल्टेज देगा वो कम देगा। तो डीसी जनरेटर क्या होगा, जितना ज्यादा वो घूमेगा और उसमें जितना ज्यादा फ्लक्स बनेगी और उसको कट करेंगी, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ अर्थात करंट वोल्टेज बन के हमें मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इजी होता है बच्चों, किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई और एन, अर्थात फ्लक्स के और स्पीड के जो है तो समानुपाती होता है। उसमें पैरेलल पाथ से ज्यादा मतलब नहीं होता, पोलों की संख्या से ज्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि करंट वोल्टेज कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा कम बनेगा, डिपेंड करेगा फ्लक्स पे और उसकी स्पीड पे। एन का मतलब होता है स्पीड, जिसकी यूनिट होती है आरपीएम,
जो फ्लक्स होता है बच्चों उसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो कितने वेबर का फ्लक्स वहां कट कर रहा है और वह जनरेटर जो है वो कितने हाई स्पीड से कितने आरपीएम से घूम रहा है उस पर डिपेंड करेगा हमारा इजी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को बढ़ा देंगे तो इजी बढ़ जाएगा, इन दोनों कम कर देंगे तो इजी कम हो जाएगा, अर्थात स्पीड कम हो जाएगी, फ्लक्स कम कट करेगा तो करंट वोल्टेज कम बनेगा। अगर हम फ्लक्स ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं, जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जितना बड़ा कर देंगे फ्लक्स उतनी ज्यादा हो जाएगी, और अगर उसकी स्पीड को हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, वहां पे करंट वोल्टेज ज्यादा बनेगा। तो बच्चों ये रहा विद्युत वाहक बल का समीकरण, है ना। अब इसको मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका मतलब क्या क्या होता है और हम इसको खत्म करते हैं। फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो मैं पुनः इसको समझाऊंगा थोड़ा सा कल, और फिर मैं जो है तो आगे बढ़ाऊंगा आपको न्यूमेरिकल। तो इजी का मतलब क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं इजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है, क्या जनरेटेड ईएमएफ मतलब होता है बच्चों उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है। हम देखेंगे फाई, तो फाई का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स पर पोल, मतलब कितने पोलों में फ्लक्स कितनी बन रही है, ठीक है। तो इजी हो गया, फाई हो गया। अब जेड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देख लो, जेड का मतलब होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ये मैंने ऑलरेडी लैब बाइंडिंग में बता दिया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें आप शुरू में देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने बताया है, वही का वही मैंने यहां पे फिर बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है बच्चों स्पीड, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड ऑफ आर्मेचर मतलब उसका रोटर जो है वो कितनी स्पीड से घूमेगा उसके हिसाब से वहां पे जो है तो हम लोग जो है तो एन को रखते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, हम बोलेंगे आरपीएम, क्या होगी बच्चों, आरपीएम होगी। अब पी की हम बात करें तो पी का मतलब क्या होता है, पोल, पी का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ पोल है, टोटल नंबर ऑफ पोल। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होती है, हम ए को बोलेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या, या हम बोलेंगे आर्मेचर कंडक्टर के पैरेलल पाथ की संख्या, ओके। तो हम बोलेंगे, सिंपल बोल सकते हैं आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, पाथ की संख्या। ये मैंने सबसे पहले बता दिया है ऑलरेडी सारी चीजें, फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये जो इजी बराबर 5Zn/60A होता है, इसका मतलब ये सारी चीजें मैंने लिख दिया बच्चों। इजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, फाई का मतलब होता है फ्लक्स पर पोल, जेड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, एन का मतलब होता है स्पीड जो कि आर्मेचर की स्पीड होती है आरपीएम में, और पी का मतलब होता है पोल, और ए का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ बच्चों आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथों की संख्या। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है वो ये है कि जो इजी बनता है बच्चों, जो इजी बनता है ना उसका काम सूत्र लिखेंगे V प्लस IA/RA, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग को याद रखना है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि जनरेटेड ईएमएफ का जो सूत्र होता है वो तो हम देख लिए हैं कि 5Zn/P/60 है, इस सूत्र से जनरेटेड ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन जनरेटर में जो इजी काउंट करते हैं, जो ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है V प्लस IA/RA, ये हमारा सूत्र होता है बच्चों, इसको आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहीं पे हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, यहीं पे मोटर की अगर बात करते तो यहां पे माइनस हो जाता, ठीक है। तो वह हम जनरेटर में पढ़ेंगे, जब डीसी जनरेटर पढ़ेंगे तो हम लोग जो है तो ईवी पढ़ेंगे, वहां पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, वहां पे ईवी बराबर V माइनस IA/RA पढ़ लेंगे। वो कहां पे पढ़ेंगे, मोटर की बात है, मोटर में हम लोग पढ़ लेंगे, पर अभी आप लोग क्या याद रखना है कि जो जनरेटेड ईएमएफ होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है, जो एक्चुअल में करंट ऐड होती है वो क्या होती है बच्चों, V प्लस IA/RA, ये कंप्लीट हमारा इजी का सूत्र होगा। ये हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है जो कि बिजली बन रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं, फ्लक्स काम कर रहा है, जेड काम कर रहा है, स्पीड काम कर रही है, पोल काम कर रहा है, आर्मेचर कंडक्टर काम कर रहा है, लेकिन फाइनल जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हम लोग कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इस सूत्र से करेंगे, इजी बराबर V प्लस IA/RA, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा जनरेटर का लैब बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग, है ना। फिर हम लोग डमी कॉइल पढ़े, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों
विद्युत वाहक बल का समीकरण, जनरेटर डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, ये हमने पढ़ लिया है। कल मैं आप लोग को इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा और मैं पढ़ाऊंगा कल न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जैसे खत्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो बच्चों कल की क्लास और स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं कल पढ़ाने वाला हूं जनरेटर कितने प्रकार का होता है, जनरेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फिर एक एक प्रकार को हम लोग जो है तो डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इस चैनल में पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करना बच्चों। ओके, तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।